नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको पता है कि गलत क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में मैंने लगभग 3 वीडियो आपको दे दिए हैं। कुछ और भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं जिसकी वजह से मुझे और भी बताना पड़ रहा है कि आप इस पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आज अंतिम डेट है और ये ऑब्जेक्शन का मेरा लास्ट वीडियो होगा। इसमें भी मैं लगभग 10-12 सवाल आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से कुछ बेसिक साइंस के, कुछ ट्रेड के रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिसको बहुत ज़्यादा गलत नहीं है वो क्वेश्चन, लेकिन कुछ नॉलेज की कमी हो जाने की वजह से आप सब लोग उसको बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, ऑब्जेक्शन लायक है कि नहीं। तो मैंने वो भी क्वेश्चन लिए हुए हैं ना। जैसे कि शुरुआत के अगर 2 क्वेश्चन देखिए, मैं इन दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन की कमी है, वो मैं बता देता हूँ। लेकिन यदि किसी गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉल है और इस बॉल को आप कहाँ फेंक रहे हो, ऊपर की ओर फेंक रहे हो बच्चों। तो विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है। मैं फिर से बता दूं, विस्थापन कहां की ओर हो रहा है, ऊपर। लेकिन आप बताओ बल कहां की ओर लगा, नीचे। भाई गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया जाता है, पूछ रहा है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे और विस्थापन कहां है, ऊपर है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और जब भी कभी अपोजिट होता है तो बनने वाला जो थीटा होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसकी वजह से किया जाता हमारा ऋणात्मक होगा। इसका ये उत्तर एकदम सही है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये वाला देखिए, ये वाला सवाल सबसे ज्यादा गलत कर रहे हैं बच्चे। ये वाले सवाल में पता है ज्यादातर बच्चे सीधा सीधा MGH लगाते आंसर 500 बता रहे हैं, कुछ बच्चे -500 बता रहे हैं। बट इसका करेक्ट आंसर शून्य है। उस बात को समझो कैसे। लिखा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 36 तल पे आगे मोशन कराया जा रहा है। अब देखो, ये जो 50 किलोग्राम की द्रव्यमान की वस्तु है, ये कहां पर मोशन कर रही है बच्चों, 36 तल पे मोशन कर रही है। इस तरह से मोशन चल रहा है। फिर बोला जा रहा है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक ले जाया जाता है। तो वस्तु द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो आप मुझे बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल कहां की ओर काम करता है, नीचे की ओर। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर काम करता है। और विस्थापन देखो कहां है, आगे की ओर, क्षैतिज है। देखो क्षैतिज रेखा में चल रहा है ना। तो आप जरा गौर से देखिए, तो विस्थापन और कहीं ना कहीं बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल पूछ रहा है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो विस्थापन और बल, गुरुत्वाकर्षण बल के बीच का एंगल 90। और जब भी कभी एंगल 90 होता है तब मेरे भाई किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। इस बात को समझ लो। इसलिए इसका आंसर 500 नहीं होगा, शून्य होगा। ठीक है। और सुनिए ये वाला सवाल, ये वाला सवाल गलत है। सवाल लिखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सक्सेसिव फॉर्मेट। सक्सेसिव फॉर्मेट के एरिया का अनुपात बताइए। फिर आगे लिखा है सीट साइज क्रिएटेड बाय आइदर हाफ इन अलोंग द लेंथ, लेंथ को हाफ करके, या फिर डबल इन द अलोंग द विड्थ, विड्थ को डबल करके। हालांकि इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा मुझे बताइए A0 हमारा क्या होता है, 841 × 1189। अब इसमें जो लंबाई है ये 1189, आप इसको क्या कर दीजिए, आधा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, आपने साफ साफ बोला है लेंथ को आधा कर दिया, इसको आप आधा कर दो। तो इसको आधा कर देने से ही तो दूसरा साइज बन जाता है 594 × 841। ओके। और इनके ही एरिया का अनुपात पूछ रहा है। तो जब मैं इनके एरिया का अनुपात निकालूंगा, ये एरिया का अनुपात निकालूंगा, तो बच्चों ये एरिया का अनुपात 8:2 आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए जाए, सॉरी 2:8 आएगा, माफ करना। कितना आएगा, 2:8 आएगा। तो इनके एरिया का अनुपात 2:8 आएगा। जब आप डिवाइड करेंगे भाई, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ये वाला होना चाहिए, जबकि ये दिया गया है। आप इस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्शन करने वाला को सवाल है, बिल्कुल आप ऑब्जेक्शन कीजिए, 101% आपको नंबर मिलेगा इस पर, है ना। और ये इसके बाद ये वाला सवाल बच्चों, ये वाला सवाल ना अधूरा सवाल इसको बोल सकते हैं। लिखा हुआ है कि जब किसी फ्यूज अवयव में निर्धारित धारा से दुगनी कर दी जाती है, धारा की वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, डबल, धारा की वैल्यू डबल कर दी गई, तो पिघलने का समय बताइए कितना हो जाएगा। आप कैसे बता सकते हैं जब तक पुराना समय ना पता हो। भाई आप एक काम करिए, जैसे कि मैं कह दूं कि कोई तार 200 किलो कैलोरी या 200 कैलोरी की ऊष्मा में पिघल जाता है। मैंने आपसे कहा कि कोई तार है, फ्यूज वायर है, वो 200 कैलोरी की ऊष्मा में पिघल जाता है, एग्जाम्पल तौर पे। तो 200 कैलोरी कैसे भी मिल सकती है, धारा को डबल करके, है ना। तो देखो आपको पता है कि H बराबर होता है I² × R × T। बच्चों जैसे आप करंट को डबल करोगे, तो मेरे भाई अगर यहां डबल करोगे, समझना बात को, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 1 धारा का स्क्वायर। अब धारा यहां डबल कर दी गई, तो धारा डबल कर दोगे तो यहां पर टाइम हमारा 8/4 हो जाएगा। बच्चों 8/4 का मतलब यह है कि पुराना वाला जो समय होगा उस समय का 8/4, समझना बात को। लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 ही मिनट आंसर दिया है। ऐसा गलत है, जब तक हमें पुराना समय नहीं पता होगा
पुराना समय नहीं पता होगा तब तक हम नहीं बता सकते। मतलब आप इसको अधूरा क्वेश्चन के तौर पे ले सकते हैं कि इसमें जो डेटा है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से आप इस पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसमें डेटा इनकम्प्लीट है ना, ऑब्जेक्शन में जाए वाला सवाल। अरे हाँ, ये वाला सवाल एक ऐसा सवाल आया जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना सोच रहे कि गलत है, और हालांकि ये क्वेश्चन सही है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन बस बता देता हूं क्या लिखा है। लिखा है 4 रजिस्टर ऑफ 4 ओम, 4 रजिस्टर 4 ओम के हैं और कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में। जैसे कि मान लीजिए ये 4 रजिस्टर है और ये 4 रजिस्टर 4 ओम के हैं और ये कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं ऐसे। ये देखो, समझना बात रो, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, 4 रजिस्टर पैरेलल में जुड़े। फिर आगे लिखा 4 सच टाइप ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब इसी तरीके के 4 कॉम्बिनेशन और है, एक कॉम्बिनेशन यहां, एक ये, और आर कनेक्टेड इन सीरीज, फिर सबको सीरीज में जोड़ दिया। तो बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना। तो बच्चों 4 4 4 का समांतर कितना हो जाएगा, 4 4 4 का समांतर 8। सेम तरह से यहां पर भी समांतर 8, यहां पर भी समांतर 8, यहां पर भी समांतर 8। फिर ये सब सीरीज में जुड़े हैं, तो जब सब सीरीज में जुड़े तो 8 + 8 + 8 + 8 कितना हो जाएगा, 4 ओम। यानी ये सवाल एकदम सही है, इसमें किसी तरह का ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ये वाला सवाल इसलिए ऑब्जेक्शन में जाएगा बच्चों क्योंकि इसमें ना एक्सियल डायग्राम और लेटरल डायग्राम अलग अलग है ना। मैं आपको बता दूं डायग्राम ही अलग अलग है। देखिए मैं बताऊं बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कैसा व्यू है, ये लेटरल व्यू। लेटरल व्यू को आप साइड व्यू भी बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा साइड व्यू है। ये रिवेट वाला सवाल है। अब रिवेट का ये साइड व्यू और ये क्या है, एक्सियल व्यू। एक्सियल व्यू को आप टॉप व्यू भी बोल सकते हैं, ऊपर से मान लीजिए देख रहे हैं। तो आप बताओ इसका टॉप व्यू क्या कभी ऐसा आ सकता है, नहीं आ सकता बच्चों। एक्चुअली में ये वाले डायग्राम का टॉप व्यू ये आना चाहिए था, तो ये ना मिसगाइड कर रहा है। अगर ये टॉप व्यू में ऐसा होता, मतलब साइड व्यू ये होता, तो फिटेड इन वर्कशॉप आंसर होता, और इस तरह का डायग्राम होता तो ये फिटेड ऑन साइड आंसर होता, साइड में। इसीलिए ये सवाल में कहीं ना कहीं इसका साइड व्यू और टॉप व्यू गलत बना हुआ है, मतलब मिसप्रिंट आप कह सकते हो इसको, है ना। अगर साइड व्यू ये है तो टॉप व्यू नहीं, ये नहीं आ सकता, टॉप व्यू ये है तो साइड व्यू नहीं आ सकता। तो इसका उत्तर फिटेड इन वर्कशॉप ये भी सही हो सकता है, या फिटेड ड्रिल्ड ऑन साइज, फिटेड ऑन साइड, है ना, फिटेड ऑन साइड ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें सही हो सकती है। फिलहाल इसलिए आप इसको गलत की कैटेगरी में डाल देना, ये हमारा ऑब्जेक्शन में जा सकता है क्योंकि इसका साइड व्यू और टॉप व्यू, जिसको आप लोड एक्सियल व्यू और लेटरल व्यू बोल सकते हैं, वो हमारा सही नहीं बना, तो आप इसको ऑब्जेक्शन कर देना जिस रिव्यू उसमें आया हो। अरे ये वाला सवाल भी गलत है बच्चों। ये वाले सवाल में कौन सा एरर का प्रकार नहीं है बच्चों। एरर का प्रकार में ध्यान रखना, निरपेक्ष एरर होती है ना, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ये सब एरर है। लेकिन टोटल एरर का प्रकार नहीं होती। एक्चुअली में जो टोटल एरर होता है वो तुम्हारा जो है कहीं ना कहीं सभी एरर का योगफल होता है। देखिए साफ साफ यहाँ लाइन भी लिखी हुई है कि इनमें कुल त्रुटि मापन त्रुटि का एक प्रकार नहीं है, कुल त्रुटि मापन त्रुटि का एक प्रकार नहीं है, देख रहे हैं ना। तो इस पे जबकि इसका सही आंसर दूसरा वाला होना चाहिए था, कुल त्रुटि, लेकिन ऑप्शन निरपेक्ष दिया गया है, तो आप इसको गलत की कैटेगरी में डालिएगा। और इस क्वेश्चन पे भी आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, 101% इस पे आप ऑब्जेक्शन कर लीजिए, ठीक है। चलो आइए, हाँ ये वाला सवाल एक्चुअली में इस वाले सवाल पे आंसर ही नहीं मैच कर रहा। इन्होंने मैंने इस तरह के कई सवाल आपको सॉल्व भी किया है। लिखा है कि किसी आयताकार शीट की जो लंबाई है वो 15.2 सेंटीमीटर है और ±0.1 लिखा हुआ है सेंटीमीटर में। फिर इसकी जो चौड़ाई लिखी हुई है b मान लेते हैं चौड़ाई, ये लिखा है 9.1 और ±0.1 लिखा है सेंटीमीटर में। तो बोला है कि क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि हो रही है। देखो आयताकार शीट के क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि हो रही। तो बच्चों क्षेत्रफल जो लिखा जाएगा वो एक्चुअली में कैसे लिखा जाएगा, क्षेत्रफल लिखा जाएगा एरिया प्लस डेल्टा है, ऐसे तो लिखा जाएगा क्षेत्रफल। बताइए आपका एरिया ऐसे तो लिखा जाएगा। तो क्षेत्रफल में त्रुटि बतानी है, इसका मतलब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ए बताना, इसका डेल्टा ए क्या होना चाहिए, निकाल के एकदम कैलकुलेशन। इस तरह के आपने, मैंने कई बार इस तरह के सवाल सोल्व कराए, लेकिन आप लोग ना थोड़ा हल्के में ले रहे थे कि इस तरह के सवाल आने नहीं है, आए हैं, देख लीजिए एक सवाल इस शिफ्ट में आया हुआ सवाल। तो बच्चों आप सबको पता है कि एरिया बराबर होता है लंबाई जोड़े चौड़ाई। अगर मैं इसका आउटलाइन करा दूं डिफरेंशिएशन, तो आप कहोगे एरिया का आउटलाइन डेल्टा ए, लंबाई उसी तरह से चौड़ाई का आउटलाइन, फिर इसके बाद चौड़ाई उसी तरह से लंबाई का आउटलाइन। मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाकर आप बहुत आराम से डिफरेंशिएशन कराया मैंने। बच्चों लंबाई क्या है, देखो लंबाई क्या है, तो लंबाई हमारी 15.2
और चौड़ाई में परिवर्तन डेल्टा बी ये डला है 0.1 प्लस डेल्टा बी बी है 9.8 बी है, बी की वैल्यू 9.8 और यहां डेल्टा एल है 0.1। तो अगर डॉट से देखा जाए तो जीरो दोनों से 0.1 कॉमन हो जाएगा और 15 9 24.3 गुणे 0.1 यानी सवाल का जो सही उत्तर जाना चाहिए डेल्टा ए का वो 2.43 जाना चाहिए, मतलब 2.43 जाना चाहिए। अब आप कहोगे कि यहाँ तो सर कोई आंसर ही नहीं मिला, देखो 13 5 है ना, और ये हमारा 0.3 है, ये 2 है, थोड़ा वो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 2 आंसर लिखा था, हालांकि इन्होंने 2 सही किया तो 2 तो उत्तर ही नहीं मिल रहा ना। अब इतनी देर में तो लोगों बच्चे ने अपना 5 मिनट बर्बाद कर दिया होगा जितनी देर में उसने आंसर निकाला। मेरे स्टूडेंट ने निकाला होगा इसका आंसर, 101% बात सही है। तो आप इसको भी ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं क्योंकि मान लीजिए आपके 25 नंबर आ रहे हैं 75 में, तो जब ये ऑब्जेक्शन में पड़ जाएगा तो वही 25 नंबर आपके 74 में आएगा। मान लीजिए आपने इसको नहीं किया तो 74 में 25 आएगा, तो जब 74 में 25 आएगा तो आपका जो परसेंटेज वैल्यू है बच्चों वो बढ़ जाएगी, इसलिए इसको आप ऑब्जेक्शन में डाल दीजिए। आपका ऑलरेडी चलो ठीक है नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्शन में इसलिए डालना है आप लोगों को क्योंकि आपकी परसेंटेज वैल्यू बढ़ जाएगी। बात समझे ना, मान लो आपके 25 नंबर 75 में आ रहे हैं, जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे और फिर इसके बाद 24 नंबर 74 में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे है ना, तो ये वैल्यू बढ़ी आएगी। तो जब ये वैल्यू बढ़ी आएगी तो आपका ऑटोमेटिक जो है वो 26.25% 35% से ज्यादा में चला जाएगा। ठीक है, अरे लेड एसिड बैटरी में विसर्जन के दौरान धनात्मक पट्टी का, बच्चों जो लेड एसिड बैटरी होती है ना उसमें जो धनात्मक पट्टी का रासायनिक संरचना होता है वो लेड सल्फेट होता है। हालांकि ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है क्योंकि जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो शुरुआत में वो प्लेट लेड ऑक्साइड की होती है, लेकिन जब रिएक्शन हो जाती है यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है लेड सल्फेट में PbSO4। तो विसर्जन के दौरान धनात्मक पट्टी की उपयुक्त सामग्री का रासायनिक संरचना लेड सल्फेट होता है, तो इसका आंसर लेड सल्फेट के साथ जाना चाहिए, ये वाला उत्तर कहीं ना कहीं गलत है। तो आप इस क्वेश्चन में भी 101% ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो इतने क्वेश्चन मुझे और मिले थे ऑब्जेक्शन करने के लिए, और हाँ जितने क्वेश्चन में मैं नहीं बता रहा हूं तो आप उनको सही मान के चलिए, क्योंकि है क्या ना कि आप लोग अलग अलग तरह के सवाल भेज रहे हैं कि सर ये बता दो वो बता दो, आप समझो तो जो आपको नहीं बताया जा रहा है इसका मतलब वो सही है। जैसे कि मैंने ये देखा कि बच्चों ये वाला सवाल बच्चों ने इतनी बार मुझे भेजा, दोनों हमारे सही हैं, इसलिए जो नहीं बताया जा रहा आप मान के चलिए वो सही है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।